तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आ रही है आवाज, आ रही है सबको? बहुत बढ़िया बेटा। बेटा अभी जो है हम एक बार जल्दी से लास्ट क्लास को पहले रिकॉल करते हैं, हमने अभी तक क्या करा। बेटा जैसा मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से ही पहले कि बेटा मनी मार्केट जो है आपका एक छोटा चैप्टर रहने वाला है, जिसमें आपको गिनती के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और पहला थोड़ा सा बड़ा था, सेकंड एंड थर्ड कंपेरेटिवली बहुत छोटे हैं। अब अगर बेटा मैं अभी तक की बात करूं तो अभी हमने मनी का एक एस्पेक्ट पढ़ा विच इज मनी की डिमांड। तो मैंने आपको बताया बेटा मनी क्या होता है, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मनी के फीचर क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस। उसके बाद हमने मेन कॉन्सेप्ट करा कि भैया डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, हमें मनी की डिमांड क्यों है। और ये मनी डिमांड जो है इसको लेके अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। अगर आपको याद हो 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैंने। सबसे पहले आई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच इज क्यूटीएम, जिसे क्लासिकल अप्रोच बोलते थे, गिवन बाय फिशर। ठीक है, आयरिंग फिशर ने दी थी, येल वाले, अपनी बुक लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। और वहां पे उन्होंने बताया था कि मनी का जो मोटिव होता है वो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। मनी की डिमांड का जो मोटिव होता है दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड जो आया था बेटा वो आया था डिमांड फॉर मनी के लिए, सेकंड थ्योरी आई थी जिसका नाम था दैट इज द कैम्ब्रिज अप्रोच या नियो क्लासिकल अप्रोच। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए तो होती ही होती है, इसके साथ साथ मनी की जो डिमांड होती है, मनी की डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी इक्वेशन थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। ठीक है, फिर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है केन्जियन थ्योरी विच इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और इन्होंने सबसे एडवांस वर्जन दिया, इन्होंने बोला मनी की डिमांड 3 पर्पस के लिए होती थी, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव प्लस स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होते हैं, मतलब बैंक बॉन्ड्स का इंटरेस्ट ज्यादा है कम है इट डजंट मैटर, आपको जो है जितना होल्ड करना है आप करोगे। लेकिन जो स्पेकुलेटिव मोटिव था, स्पेकुलेटिव मोटिव में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी बेटा कि ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता है और इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड होता है। और मैंने आपको 3 केसेस भी बताए थे, कब आप कैश ओनली पोर्टफोलियो रखोगे, कब आप बॉन्ड्स ओनली पोर्टफोलियो रखोगे, और कब आप इंडिफरेंस लेवल पे रहोगे। ठीक है, ये सब कराने के बाद हमने लास्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट करा था विच इज पोस्ट केन्जियन थ्योरी। केन्जियन के बाद भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। सबसे पहले इन्वेंट्री अप्रोच आई थी, जो आप इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बर्मल और टॉबिन्स की अप्रोच थी, मेन बर्मल ने दी थी, विलियम बर्मल नाम था। और उन्होंने थोड़ी सी बातें करी थी भैया, केन्जियन की थ्योरी ने बोला था लीनियर एंड प्रोपोर्शनल होती है टीडीएम एंड इनकम। इन्होंने बोला भैया नाइदर लीनियर नॉर प्रोपोर्शनल, जब इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा बट थोड़ा सा कम। ठीक है, और उन्होंने थोड़ा ऑप्टिमम कैश बैलेंस की भी बात करी थी, कैसे कैसे रखना है, फॉर्मुला सब बताया था। सेकंड आपने टॉबिन्स का अप्रोच देखा था, जो होता है बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। तो इन्होंने बताया भैया मनी और बॉन्ड्स में दो डिफरेंस है, मनी सेफ है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होते, रिटर्न्स नहीं होते, और बॉन्ड में इंटरेस्ट और रिटर्न्स है बट वो रिस्की है। तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो वही है जिसमें बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो। और यहाँ पे आपको कैसा पोर्टफोलियो रखना है, तो टॉबिन ने 3 टाइप के इन्वेस्टर बताए, रिस्क लवर्स विच इज गैम्बलर, प्लंजर्स और रिस्क अवर्टर्स। फिर लास्ट आया था बेटा फ्रेडमैन का रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम, इसमें उन्होंने पूरी बातें वो करी थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो 4 डिटरमिनेंट है वो याद रखना अच्छे से। देन लास्ट क्लास में जो हमने करा था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये चैप्टर 2 नंबर आ गया, ठीक है, मनी मार्केट का सेकंड टॉपिक विच इज मनी सप्लाई। तो हमने डिमांड साइड ऑफ मनी पूरा डन कर लिया है, मनी की डिमांड क्यों होती है, कैसे होती है, सब हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि मनी की सप्लाई कहां से आती है, कौन प्रोड्यूस करता है मनी। अब मनी की सप्लाई को लेके पहले हमने देखा होता क्या है, तो भाई 4 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, इट इज व्हाट इट इज, बेटा घर पे बट रिपीट करना भाई, सबको पहले बता रहा हूं, इट इज व्हाट इट इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 3 बातें, टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the public at a particular point of time। अब सर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सर मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मनी सप्लाई का चेंज मेजर करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज पर मंथ या पर एनम, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें याद रखना जो स्टॉक ऑफ मनी है बेटा, हम मनी सप्लाई में सिर्फ वो स्टॉक ऑफ मनी लेते जो पब्लिक को बिलोंग करता है, बाकी का नहीं लेते। और फोर्थ, जो मनी सप्लाई है, स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक वाला है, वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू दी एक्चुअल मनी जो एग्जिस्ट करी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन मनी सप्लाई जो हमें लेनी है वो सिर्फ पब्लिक वाला पोर्शन लेना है। दूसरी बात मैंने बताई थी बेटा पब्लिक की डेफिनेशन। हाँ जी सर, हाँ जी, अभी हम आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं सर। शुभम मेरे भाई, बैंक बैलेंस होगा, कौन सा बैलेंस आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, सब कुछ मैं आपको डील करवाऊंगा, टेंशन मत ले बेटा, अभी धीरे धीरे आएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे कि कब मनी सप्लाई में आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है पब्लिक की डेफिनेशन बता दो। तो भाई पब्लिक में आपको याद रखना है, पब्लिक में क्या नहीं आता वो याद रखो बस। मनी सप्लाई में जब हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक में एक्सक्लूड होंगी 2 बातें। पहला, गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल स्टेट और लोकल बॉडी सारे आएंगे।
और पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम विच इज आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, इन दोनों को जो भी पैसा बिलोंग करेगा वो पब्लिक के पैसे में इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारी चीजें पब्लिक में इंक्लूड होंगी। बस इतना आपको याद रखना है बेटा। अब आपका जो सवाल था मैं उस पर भी आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उससे पहले एक टॉपिक डालो बेटा। पहला मनी सप्लाई का इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा पब्लिक की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ही आप थर्ड कॉन्सेप्ट डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, आज की फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जल्दी से। आज की फर्स्ट हेडिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी थी, और ये आपने 11th 12th क्लास में पढ़ी भी होगी मनी में, ठीक है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं बेटा। हेडिंग डालेंगे सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। भैया मनी सप्लाई आता कहां से है? हमने देख लिया टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक है। अरे लेकिन क्या पब्लिक घर पे बना रही है क्या पैसा? तो भैया मनी सप्लाई के सोर्स क्या है? व्हाट आर दी सोर्सेज? कहां से मनी सप्लाई हो कहां से रहा है? अच्छा एक बता दो, एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता है बेटा, इंडिया में मनी कौन सप्लाई करता है? जो सबसे मेजर पर्सन है, कौन है वो बंदा? जल्दी से। आरबीआई। वेरी गुड शुभम भाई। सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम है, वो इंडिया में सोल अथॉरिटी रखता है इशू करने की करेंसी नोट्स। लेकिन उसके अलावा मनी सप्लाई का एक और सोर्स है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं। तो अब लिखना स्टार्ट करना बेटा। पहले तो बेसिक लाइन, देयर आर टू ब्रॉड सोर्सेस, देखेंगे देयर आर टू ब्रॉड सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। टू ब्रॉड सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, that is टू ब्रॉड सोर्सेज होते हैं बेटा। कौन कौन से? तो बेटा इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन, हाँ हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले जाएगा, बट मेन अभी हम इसकी बात करते हैं। दूसरी बात, दो ब्रॉड सोर्सेज है। अब मनी सप्लाई के दो सोर्स है, याद रखना बेटा। सबसे पहले मनी सप्लाई का एक जो सोर्स है वो है सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो मनी सप्लाई होती है, जो पैसा सप्लाई होता है पब्लिक को, उसका पहला सोर्स है सेंट्रल बैंक, और दूसरा सोर्स है कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक कहां से मनी सप्लाई हो गया? बेटा करता है बिल्कुल, अभी हम देखेंगे कैसे। तो मनी सप्लाई हैज टू सोर्सेस, टू ब्रॉड सोर्सेस, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन्स इशू करती है, बिल्कुल यहाँ पे टू ब्रॉड सोर्सेस की बात करें मेजर। अब सुनना ध्यान से बेटा, ये जो याद रखना, जो सेंट्रल बैंक इशू करती है, आपको पता है ना सेंट्रल बैंक कैसे इशू करती है? सेंट्रल बैंक तो पूरा करेंसी इशू करने का राइट रखती है। तो यहां पे लिखना बेटा, सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई इशू करती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, और इसे बोलते हैं फिएट मनी, और इसे बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, और जो आप समझते हो उसका मतलब, बेसिक जो मतलब होता है इसका और करके, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। करेंसी इशूड बाय दी सेंट्रल बैंक। तो बेटा जो इंडिया की मनी सप्लाई, जो पब्लिक के पास पैसा है, वो पहला कौन है? वो पैसा है जो सेंट्रल बैंक ने इशू करा है, जिसे क्या बोलते हैं? करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। इसे ही हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, इसे फिएट मनी भी बोलते हैं, और इसे लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। तो ये सारे एक नाम है, और ये पहला सोर्स है, और ये सोर्स किसने दिया? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो मनी बनाता है, कॉइन इशू करता है, नोट इशू करता है, वो सारा क्या हो गया? वो ये वाला पैसा हो गया। इसके अलावा पब्लिक की मनी सप्लाई एक और सोर्स है, और वो सोर्स है कमर्शियल बैंक। और बेटा कमर्शियल बैंक जो करता है, इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, या फिर लोन मनी, या फिर सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो क्या है? या फिर मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। सर मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, अगर आपने बेटा थोड़ा सा ध्यान से 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेटा कमर्शियल बैंक भी ना मनी क्रिएट कर देता है। कमर्शियल बैंक के पास भी पावर होती है क्रेडिट क्रिएट करने की। तो याद रखना, मनी सप्लाई के दो सोर्स होते हैं। एक मनी सप्लाई में वो पैसा आता है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है फिजिकल करेंसी की फॉर्म में, उसे हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, या लीगल टेंडर मनी, या करेंसी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं।
एक वो पैसा आता है जो क्रेडिट मनी या लोन मनी होता है, और ये होता है मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, मनी मल्टीप्लाई। हाँ वही वही वही। अनुष्का बेटा मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, आप एक बार अपने एंड पे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब बच्चों को एकदम सही आ रही है आई गेस, है ना। शुभम सही आ रही है बेटा। अनुष्का जी एक बार प्लीज अपने एंड पे आप चेक करिएगा, मेरे यहाँ पे कोई ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है शायद। अच्छा आप सुनो, मैं थोड़ा सा बता दूं, हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, ये क्रेडिट मनी या लोन मनी या मनी क्रेडिटेड बाय कमर्शियल बैंक क्या है। तो बेटा ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, क्या होता है ना बेटा, मान लीजिए आज सेंट्रल बैंक ने, यहां पे सेंट्रल बैंक ने मान लो 1,000 रुपए इशू करे फ्रेश, ये बनाया है फ्रेश इशू बनाया है, एकदम 1,000 का कड़क नोट बना दिया आज, ठीक है 500 के दो। अब ये पैसा पहुंच गया किसके पास, ये पैसा पहुंच गया मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए को 1,000 रुपए मिल गए बेटा वो वाले, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए के पास ये एक्सेस पैसा था, तो वो चले गए अपने एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक कमर्शियल बैंक है, तो ये चले गए एचडीएफसी बैंक के पास, और इन्होंने बोला कि एचडीएफसी बैंक एक काम करना, ये जो है ना 1,000 रुपए का डिपॉजिट रख ले बेटा, इसने बोला 1,000 रुपए का डिपॉजिट रख ले। अब ये क्या है, ये पैसा कैश की फॉर्म में दिया है, ये फिजिकल मनी है। अब बैंक क्या करेगा, जैसे ही उसके पास 1,000 रुपए एज डिपॉजिट आया, तो ये मिस्टर ए के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देगा 1,000 रुपए। एक खुश कह रहा है मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए आ गए, लेकिन ये क्या करेगा, इस पैसे को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, कुछ पैसा ये देगा लोन की फॉर्म में, और कुछ पैसा ये मेंटेन करेगा एज रिजर्व, कुछ पैसा लोन की फॉर्म में, कुछ पैसा एज रिजर्व। अब मान लीजिए ये रिजर्व 20% है, और लोन देने की कैपेबिलिटी 80% है। ये बेटा बहुत कैलकुलेटिव वे में डिसाइड होता है, अच्छे से कैलकुलेशन बेस्ड काम होता है। मैंने अज्यूम किया रिजर्व 20%, लोन 80%, तो बेटा ये जो लोन है 80%, ये यानी क्या, मिस्टर बी को एक लोन मिल जाएगा 800 रुपए का, और बैंक जो है बाकी पैसा यानी 200 रुपीज एज रिजर्व मेंटेन कर लेगा। अब देखो जो रिजर्व है वो तो हट गया, वो तो हटा दो उसे, वो तो अलग है, लेकिन जो मिस्टर बी को लोन मिला, अबे लोन तो हमेशा बैंक चेक की फॉर्म में देगा ना, मिस्टर बी को कभी लोन कैश नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा चेक की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो चेक मिला है मिस्टर बी को, ये जाएगा अपने अकाउंट में, और मान लो इसका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, तो ये जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में, और इसने वो चेक डिपॉजिट करा दिया कितने का, 800 रुपए का, तो बेटा ये दोबारा से 800 रुपए का डिपॉजिट बन गया। फिर आईसीआईसीआई बैंक भी क्या कहेगा, आईसीआईसीआई बैंक कहेगा भैया इसमें से मैं क्या दूंगा, लोन दूंगा 80%, और बाकी क्या दूंगा, बाकी रिजर्व रखूंगा 20%। बेटा ऐसे ही 12th में हमने पढ़ा था, ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो टेक्निकली होगा क्या, देखो अगर आप देखो मनी सप्लाई कितना क्रिएट होगा, पहला तो वो 1,000 रुपए है जो मिस्टर ए के अकाउंट में दिख रहा है, पहला तो हमारे पास वो 1,000 रुपए है जो मिस्टर ए के अकाउंट में दिख रहा है। सर ये क्या है, अरे बेटा यही तो होती है करेंसी, करेंसी विद पब्लिक, जो कमर्शियल बैंक ने दिया है, सेंट्रल बैंक ने दिया है, या इसे मैंने बोला था फिएट मनी, या इसे मैंने बोला था हाई पावर्ड मनी, या इसे मैंने बोला था लीगल टेंडर मनी, ये तो 1,000 रुपए ही है। लेकिन ये कौन सी है, ये जो सेंट्रल बैंक ने दी 1,000 रुपए इशू करके। लेकिन आप देख रहे हो जो कमर्शियल बैंक है उसने मिस्टर बी के अकाउंट में 800 रुपए और क्रिएट कर दिए, आगे कोई मिस्टर सी है उसके अकाउंट में 800 को 80% यानी 640 रुपए और क्रिएट कर दिए, और ऐसे वो मनी को क्रिएट करता है, ऐसे वो मनी को क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पे टोटल मनी सप्लाई अभी इस एग्जाम्पल में कितनी हुई, पहला जो सेंट्रल बैंक ने करी वो करी 1,000 रुपए, और जो कमर्शियल बैंक ने करी बेटा वो करी कितनी, 800 प्लस 640, और ये प्रोसेस चलता रहेगा 80% वाला। तो आप देख रहे हो मनी सप्लाई दो तरीके से क्रिएट होगी, पहली एक सेंट्रल बैंक क्रिएट करेगा जिसे हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी होते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में होगी, और एक कमर्शियल बैंक भी करता है विच इज क्रेडिट मनी या लोन मनी, विच इज मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, और ये ना अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। ये फिजिकल मनी होगा नहीं, ये छप नहीं रहा नोट, लेकिन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होकर मनी क्रिएट हो रहा है। क्या ये बात समझ आती है सारे बच्चों को, प्लीज बेटा जल्दी से बताएंगे, प्लीज बेटा जल्दी से बताएंगे, क्या कोई दिक्कत, सारे बच्चों का बेटा मुझे आंसर चाहिए, क्या कोई दिक्कत चैट पे, जल्दी से बताइए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा प्लीज बिंदास होकर बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोबारा बता देंगे आपको, बस आप ऐसे बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया।
तो बेटा ये हो गया आपका सोर्स ऑफ मनी का टॉपिक एंड। ठीक है, बस छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट देखिए। तो मैंने बता दिया मनी सप्लाई क्या होता है, उसमें पब्लिक क्या होती है, फिर मैंने आपको सोर्स ऑफ मनी भी बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आई होप ये क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं हम, अगली हेडिंग आप डालो जो शुभम भाई ने क्वेश्चन पूछा था, हेडिंग डालना बेटा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब सर आपने ये तो बता दिया मनी सप्लाई क्या होता है, पब्लिक का पैसा है, ठीक है, आरबीआई भी क्रिएट करेगा, कमर्शियल बैंक भी क्रिएट करेगा, लेकिन सर हम ना पब्लिक के कौन से पैसे को मनी सप्लाई में लेंगे और कौन से पैसे को मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। मतलब सर समझो बेटा, प्रिया के पास ना कुछ पैसे जेब में पड़े हैं, कुछ पैसे गुल्लक में पड़े हैं, कुछ पैसे घर की अलमारी में पड़े हैं, कुछ पैसे उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, कुछ की उसने एफडी कराई है, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, कुछ पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करे। तो बेटा एक पर्सन जो है ना मनी कई फॉर्म में रखता है, तो मनी सप्लाई में कौन सा पैसा लेना है और कौन सा पैसा नहीं लेना, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मॉड्यूल में जाओगे, मॉड्यूल में ये चैप्टर खत्म होते ही इसके 5 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आज का होमवर्क है वो पांचों न्यूमेरिकल करने हैं। इतने नकली न्यूमेरिकल है कि मैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कल हमारी क्लास होगी, कल क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बस प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर से, पेन उठाने तक की भी जरूरत नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूले याद करना और कैलकुलेटर लेके क्वेश्चन में चले जाना। अभी क्लास खत्म होते ही कर लेना, अभी क्लास खत्म होते ही कर लेना पांचों न्यूमेरिकल, ठीक है। कल वाली क्लास में कोई भी डाउट है कर बता देना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पक्का है, एक या दो क्वेश्चन पक्का है यहां से, पक्का गारंटेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हेडिंग डालेंगे बेटा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। और करके इस हेडिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया ये बोलो, या फिर आप देखिए बेटा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ये बोलिए, जैसे आपको सही लग रहा है आप बोल लीजिए, ठीक है। अब समझना बेटा, अब देखना क्या बोल रहा है बेटा, ये ना आरबीआई ने दिया है, आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई हैज फॉर्मुलेट वेरियस एग्रीगेट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने ना मनी सप्लाई को मेजर करने में ना कैटेगरी डिवाइड करी, अब समझना कैसे हो। तो यहां पे आरबीआई ने क्या करा है, यहां पे आरबीआई पॉइंट नंबर 2 लिखो, आरबीआई रिगार्ड्स दीज 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 तरीके की मनी सप्लाई दी है। सर हमें पेपर में बेटा, आपको पेपर में ना दे रखा होगा कि कौन सी वाली निकालनी है, एज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी। और ये ना लिक्विडिटी के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है। 4 टाइप की मनी सप्लाई होती है और लिक्विडिटी के बेसिस पे डिवाइड करें, कौन कौन से, M1, M2, M3, M4। फॉर्मूले अभी मैं सबके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सर ये मनी सप्लाई बेटा चारों मनी सप्लाई है, M1, M2, M3, M4, बस लिक्विडिटी के बेसिस पे डिवाइड करा है। अभी लिक्विडिटी का बेसिस क्या है मैं बताऊं, ठीक है। पहले हम फॉर्मूले याद रखना प्लीज ध्यान से, और जैसे नोट करो वैसे नोट करना। अब फॉर्मूला क्या, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको लेना है पॉइंट नंबर 1 विच इज करेंसी विद पब्लिक, ये ले लिया। इसमें ऐड करेंगे पॉइंट नंबर 2 विच इज व्हाट नेट डिमांड डिपॉजिट्स। प्लीज एक एक वर्ड ध्यान से रखना, अभी मैं सबका रेलेवेंस बताऊंगा। नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक,
नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना कासा, ब्रैकेट में लिख लेना कासा। ठीक है, अभी क्या होता है बताएंगे। ये ले लिया, इसमें ऐड करेंगे बेटा क्या, इसमें ऐड करेंगे पॉइंट नंबर 3 विच इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। और ये तीनों वैल्यूज को आप जब ऐड करेंगे तो बेटा यहां पे इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका क्या, ये निकल जाएगा M1, ये निकल जाएगा आपका M1। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभी मैंने मतलब नहीं बताए, ठीक है, कुछ चीज आपको बताऊंगी, कुछ मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं, आपको बस ये चार्ट याद करना है, चार्ट याद हो गए, क्वेश्चन आ जाएंगे 2, डन 100%। ठीक है, इसके 5 न्यूमेरिकल भी है बुक में, और वो पहले नहीं थे अब है, तो मेरे को पूरी गारंटी है इसमें क्वेश्चन बनेगा। करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट सेंट्रल बैंक, तीन को ऐड करा M1। अब इस M1 से याद रखना, इस M1 से, इस M1 से ही आप, इस M1 से ही आप M2 भी निकालोगे, और इस M1 से आप M3 भी निकालोगे। ठीक है, M1 एक बार निकाल दिया, M1 सबसे बढ़िया है। ठीक है, M1 आपने निकाल दिया, M2 M3 इसी से निकलेगा। अब M2 क्या होता है बेटा, M2 में क्या करना है, M2 का फॉर्मूला M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग्स, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ले लिया। M3 के केस में क्या होगा, M3 का फॉर्मूला है M1 इज इक्वल टू, सॉरी M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, विद कमर्शियल बैंक, इसको भी ले लेना बेटा। तो यहाँ पे M3 हो गया, M1 हो गया। उसके बाद जब ये निकला, M1 निकला, M2 निकला, M3 निकला, यास में याद रखना बेटा M3 से M4 निकलता है, M3 से M2 खत्म हो गया, वहां पे और कोई काम नहीं है, M3 से M4 निकलेगा। और M4 जो है उसका फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखो जल्दी से, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, बस ब्रैकेट में याद रखना एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC बोलते हैं इसे, इसको नहीं ले लेना गलती से भी, ये हटाना है बस। ये फॉर्मूला है बेटा, अभी मैं इसका पूरा लॉजिक समझाता चलूंगा, पर पहले आप ऐसे नोट कर दो। और बाकी सारे बच्चे बेटा एक बार कंफर्म करो, क्या आपने नोट कर लिया है ऐसे। ठीक है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स या मेजरमेंट देख रहे हैं इंडिया में। आरबीआई ने मनी सप्लाई के 4 मेजरमेंट दिए, M1 M2 M3 M4। M1 जो है उसका फॉर्मूला करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। फिर M1 से M2 निकलेगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, M1 से M3 निकलेगा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, M3 से M4 निकलेगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। यस सर, हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं समझाना चालू कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। बेटा जो M1 होता है ना, M1 के लिए याद रखना, जो M1 होता है बेटा वो ना सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में करेंसी होती है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब जो कैश है या कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जो कैश है या कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या बोला, सबसे पहले बोल रहा है करेंसी विद पब्लिक ले लो। अरे करेंसी विद पब्लिक का मतलब क्या है, इसमें आप पे आएगा सारा का सारा नोट्स एंड कॉइन्स, जो भी आपके पास नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में पैसा पड़ा है, जिसे आप बेसिकली क्या बोलते हो, जिसे आप लीगल टेंडर या फिएट मनी बोलते हो। ठीक है, वो सारा नोट और कॉइन की फॉर्म में जो पड़ा है वो ले लो। सेकंड आपको लेना है कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट, लेकिन नेट वाले। अब ये क्या पंगा है, इसको समझाने के लिए इसके नीचे मैं एक नोट दे रहा हूं बेटा, यहां पे बहुत ध्यान से समझना। ये समझ आया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है, तभी बता रहा हूं, ध्यान से समझो बेटा। देखो कोई भी जो बैंक होता है ना, कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी जो कमर्शियल बैंक है,
उस कमर्शियल बैंक के पास दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, दो टाइप के डिपॉजिट। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, और एक होते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट्स। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट। सर ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ। बेटा डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो डिपॉजिट्स जो आप इन कैश करवा सकते हो, इन कैश करवा सकते हो ऑन डिमांड, इन कैश करा सकते हो ऑन डिमांड। जैसे एग्जांपल क्या, एग्जांपल बेटा कासा। सर व्हाट इज कासा? बेटा कासा होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अरे यार आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसे आप जब चाहो जाओ और बोलो भैया, मतलब ऑब्वियसली बेटा पैसे होने चाहिए अकाउंट में, जितने पैसे आप जाओ स्लिप भरो, एटीएम डालो, जो डालने डालो, जितना भी पैसा है आप जब डिमांड करोगे बैंक आपको दे देगा। डिमांड डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट में का सेम मीनिंग होता है। हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक है। तो इन कैश जो आपके इन कैश हो सकते हैं ऑन डिमांड, और इसका एक ही एग्जांपल है विच इज कासा। बैंकिंग टर्म में कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जब पैसा है जब आप डिमांड करो तब आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट जो इन कैश होते हैं ऑन डिमांड, कासा इसका एग्जांपल। टाइम या टर्म डिपॉजिट होते हैं बेटा जो इन कैश होते हैं, इन कैश ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, इन कैश ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। अरे जैसे क्या सर, जैसे जैसे बेस्ट एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे आप एफडी बोलते हो। अरे बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो एक टाइम या टर्म डिपॉजिट है, मतलब आपका जब मन करे आप ऑन डिमांड इसे इन कैश नहीं करा सकते, ये इन कैश होगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। भाई 5 साल की एफडी तो 5 साल के बाद ही मैच्योर होगी। हाँ देखो अगर आप प्री मैच्योर करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, देयर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट ये टाइम के अंदर क्लियर। तो दो टाइप के डिपॉजिट होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट जो इन कैश होते हैं ऑन डिमांड, कासा एग्जांपल याद रखना, और दूसरे होते हैं टर्म या टाइम डिपॉजिट जो इन कैश होते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और इसका एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट। मेरे हिसाब से बेटा ये क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नोट करना और मीटिंग को जल्दी से रिजॉइन करो फटाफट, जल्दी से मीटिंग को रिजॉइन करो फटाफट। हाँ जी बेटा, तो आवाज आ रही है एक बार कंफर्म कर देना प्लीज। तो ये बेटा हमने डन कर लिया यहाँ पे। अब थोड़ी सी और बात करो, थोड़ी सी और बात करो, थोड़ा सा बचा। कमर्शियल बैंक पर दो टाइम के डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टर्म या टाइम डिपॉजिट। अब पहली बात तो भाई ध्यान से सुन लेना, M1 में जब मैंने बोला, देख लो M1 में क्या है बेटा, जब मैंने M1 में बोला करेंसी विद पब्लिक, और दूसरा लेना है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, मतलब M1 में एफडी नहीं आएगा, M1 में टर्म या टाइम डिपॉजिट एफडी नहीं आएगा। सर वो कहाँ आएगा बेटा, वो आएगा M3 में। M3 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, मतलब यहाँ पे एफडी आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे याद रखना फिक्स्ड डिपॉजिट वाला पोर्शन आएगा, एफडी आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफडी नहीं आएगी, यहाँ पे बस क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कासा विच इज करंट अकाउंट। कासा में क्या आएगा, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ये आ गया कासा। आई होप दिस इज क्लियर। बट सर पंगा समझो, पंगा समझो सर, ये ना नेट में दे रखा है। ओहो सर हमें याद है नेशनल इनकम, सर ग्रॉस से नेट में जाना माइनस डेप करो, बेटा ऐसा ही कुछ है, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझो। अच्छा ये जो डिमांड डिपॉजिट आपको मैंने ऊपर दे रखा है ना, ये होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। आई रिपीट, पेपर में मजे लेगा, इसी पॉइंट से मजे लेगा, ध्यान से सुनना, भावनाओं में बह मत जाना डिमांड डिपॉजिट पढ़ते ही, पढ़ लेना कि वो है ग्रॉस है या नेट है। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आप फिर तो अजम्पशन लेके चलोगे कि भाई नेट ही है। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा कहता है, बट इतना मजे लेगा नहीं। हाँ अब यहाँ पे क्या है,
ये जो है ये है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। तो सर हमें तो नेट चाहिए। अब देखो बेटा क्या होता है, बेटा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है मतलब कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी है, उसके पास जितना भी सेविंग और करंट में पैसा पड़ा है सारा मिला के वो ग्रॉस होता है। तो सर कोई पंगे नहीं है ना, वही तो है, ले लो फिर ग्रॉस ही। बेटा ग्रॉस के अंदर ना दो पार्ट होते हैं, समझो। ग्रॉस के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर सर क्या क्या होता है बेटा, एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब ये क्या है, ये कासा है नेट में। और इसके अंदर एक आता है इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इसके अंदर एक आता है इंटर बैंक डिपॉजिट। ध्यान से समझना, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट अगर आपको पेपर में दिया है तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट मत ले लेना, क्योंकि उसमें नेट प्लस इंटर बैंक डिपॉजिट दोनों है। तो सर आइडियली हमें क्या करना है, सर आइडियली हमें इंटर बैंक डिपॉजिट को माइनस करना है। भाई ग्रॉस अगर दे रखा है तो ग्रॉस में से इंटर बैंक को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा नेट डिमांड डिपॉजिट। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं समझाने के पहले, भाई आपको लेना नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब कासा। लेकिन ये कासा कौन सा वाला है, ये होगा ग्रॉस अगर दिया है तो माइनस इंटर बैंक वाला। ग्रॉस डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट, ये माइनस करने के बाद जो कासा बचा वो आएगा। और सर माइनस करना क्यों है ये तो बताओ। बेटा देखो समझो, बेटा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, वो डिपॉजिट जो इन कैश होते हैं ऑन डिमांड। अब कमर्शियल बैंक मान लो एचडीएफसी है, मान लो ये बैंक है एचडीएफसी। अब एचडीएफसी के पास जब आप कासा देखोगे ना तो पता है आपको कासा कैसा दिखेगा। बेटा कासा के अंदर मतलब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट, ये वो कासा है, ये वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है, ये वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है जो प्योरली पब्लिक को बिलोंग करते हैं। मतलब ये पब्लिक के करंट और सेविंग अकाउंट है, ये पब्लिक के करंट और सेविंग अकाउंट है। सर इंटर बैंक डिपॉजिट होता है, बेटा इंटर बैंक डिपॉजिट होता है जो जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिपॉजिट्स, वही सेविंग और करंट वाले वही वाले, लेकिन डिपॉजिट्स सॉरी बाय वन बैंक टू अनदर बैंक। बेटा कई बार जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, उसने देखा कि भाई एचडीएफसी बैंक में तो इंटरेस्ट रेट बहुत ठीक है, तो यार मैं कहां किसी को इधर उधर पैसा लोन में डालूंगा, दूसरे बैंक में चेक ट्रांसफर होते हैं। हाँ जी बेटा बैंक, तो मैं समझा देता हूँ। उसने बोला यार मैं कहां किसी को लोन में बैठूंगा, इससे अच्छा है मैं ना अपना जो एक्सेस पैसा है वो ना एचडीएफसी में एक अकाउंट खुलवा लेता हूँ। मतलब एक आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाएगा और उसमें हमने करंट और सेविंग का पैसा रखवा देगा। और टेक्निकली समझो आप हो क्या रहा है, बेटा टेक्निकली ये वो पैसा है जो एक बैंक आईसीआई एचडीएफसी के पास रखवा रहा है। अरे तो भैया ये पैसा पब्लिक को बिलोंग नहीं करता ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये तो आईसीआईसीआई बैंक को बिलोंग कर रहा है तो ये कासा ही है, तो ये करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट ही, लेकिन ये किसका है, ये बिलोंग कर रहा है टू आईसीआईसीआई बैंक। तो बेटा ये तो पब्लिक को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तभी तो मैंने बोला M1 में हमें तो वो वाला पैसा लेना जो बिलोंग टू द पब्लिक है। तो आप ग्रॉस में से इंटर को माइनस कर दो, तभी आपका नेट डिमांड डिपॉजिट निकलेगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बताएं। ठीक है, ये चार्ट बनाने के बाद ये अलग से सेपरेटली नोट बना लीजिएगा बेटा, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बता दिया है। ऑल्दो आपको इतना काम कुछ होगा नहीं, आपको मेजोरिटी में तो बस फॉर्मूला याद रखना है, अगर मैं आपके काम की बात बोलूं तो बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि ग्रॉस लेना है, नेट लेना है, क्या लेना है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ बेटा प्लीज बताएंगे, क्या किसी को कोई डाउट, M1 का फॉर्मूला क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो यार, M1 का फॉर्मूला क्लियर है बेटा, सारे बच्चे फटाफट से रिप्लाई चाहिए सारे। यस सर, बाकी सारे बच्चे बेटा सबके रिप्लाई चाहिए, ये हाँ जी यस यस क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया M1 क्लियर है। और बेटा लास्ट बचता है अदर डिपॉजिट टारगेट, ये आपको एज इट इज दिया होगा, इसमें कोई पंगे नहीं दिए होंगे, ले लेना सीधा, कोई पंगे नहीं है। करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, इसको कैसे दे सकता है, इसको करंट और सेविंग अलग अलग करके देगा, ऐड कर लेना वही है। हाँ अगर ग्रॉस की फॉर्म में दिया है तो इंटर बैंक माइनस कर देना, ये याद रखना। अदर डिपॉजिट ऐड कर दिए आरबीआई वाले तो M1 आ गया। अब ध्यान से समझो बेटा, अच्छा M1 जो है इसके आगे लिख लेना, MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। M1 जो होता है ना, वो याद रखना, वो होता है सबसे नैरो। ये क्या होता है, सबसे नैरो, इसे हम नैरो मनी बोलते हैं M1 को। M1 इज नैरो मनी बट मोस्ट लिक्विड,
मोस्ट लिक्विड इन M1 M2 M3 M4 में से ये सबसे नैरो है, इसमें सबसे कम चीजें आती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। इसे क्या मतलब, आप ये लेके चलो, ये कैश ही है, ठीक है, ये कैश ही है, इसको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज M1 इज नैरो मनी बट इट इज मोस्ट लिक्विड। फिर आता है M2। अब देखो M2 में क्या है, M2 में M1 वाले तो सारे कंपोनेंट लेने हैं, मतलब M1 तो लेना ही लेना है, इसके साथ साथ बेटा आपको वो सेविंग पैसा लेना है जो आप पोस्ट ऑफिस में रखवाते हो। अब बेटा टाइम के साथ साथ ना अब पोस्ट ऑफिस भी आपको ऐसी सुविधाएं देने लग गया है कि वो आपकी एफडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऐसी चीजें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने लग गया है। तो अगर कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग डिपॉजिट खुलवाता है, अब आपको पता है सेविंग कैसे डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट मतलब डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट हम वहां खोल नहीं सकते, तो सेविंग की बात करी बस, ये इन कैश होता है ऑन डिमांड, बस ये बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में रखते हो, ठीक है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में आपका कोई पैसा है तो उसे ऐड कर दो, तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस बन जाएगा M2। और अगर आप M1 में जो नेट टाइम डिपॉजिट वाला फैक्टर है, अब याद रखना ये भी किस में है, ये भी टाइम में है, मतलब ये वो एफडी है जो पब्लिक को बिलोंग करती है। हो सकता है इंटर बैंक में कोई एफडी हो, उसको नहीं लेना, अगर ग्रॉस टाइम डिपॉजिट है उसमें से इंटर बैंक की एफडी को माइनस कर देना, तब वो नेट में बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट जो वहां पे अप्लाई होता है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो M1 में ऐड कर देना टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक नेट वाले, तो M3 आ जाएगा। और लास्ट M4 क्या है, M4 में पहले तो यहां लिख लो, M4 जो था ना वो सबसे ज्यादा, जैसे वो नैरो मनी था, इसे बोलते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। बट याद रखना ये ना लीस्ट लिक्विड होता है, लीस्ट लिक्विड, मतलब इसको मनी को कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें सब कुछ आ रहा है भाई, इसमें M1 के हारे आ गए, इसमें M1 के साथ साथ टाइम भी आ गया, क्योंकि M3 आ रहा है ना पूरा, और जो यहाँ पे डिपॉजिट छोड़ा था वो सारा डिपॉजिट लेना है बेटा, रिपीट करो, सिर्फ सेविंग डिपॉजिट नहीं, पोस्ट ऑफिस के साथ टोटल डिपॉजिट। बेटा टोटल डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे कासा भी आएगा प्लस एफडी भी आएगा, लेकिन उधर क्या था, उधर क्या था, उधर सिर्फ और सिर्फ सेविंग वाला लेना था, ठीक है। चलो बस यार, और ये चीज याद रखना, एनएससी को एक्सक्लूड करना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं लेना, ये पब्लिक को बिलोंग नहीं करता बेटा, तो अगर दिया हुआ एक्सक्लूड कर देना। चलिए ये आपका चार्ट बन गया, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बेटा किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो बता दो, ये आपने सेम 12th क्लास में पढ़ा था बेटा, वही है, बस थोड़ी सी बातें कुछ एक्स्ट्रा है, बाकी चीजें तो सेम। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बोलो। बेटा क्लियर है सबको, बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, पहला मनी सप्लाई क्या था, पब्लिक क्या होती है, मनी सप्लाई के दो सोर्स, एक सेंट्रल बैंक मनी इशू करता है, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, दोनों बता दिए। फिर इंडिया में मनी सप्लाई कितने टाइप का, कितने कंपोनेंट, M1 M2 M3 M4 सब बता दिया। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद, आई होप आपने सबने नोट कर लिया है सारा, ठीक है। अब ये खत्म होने के बाद एक लास्ट टॉपिक आज के लिए और करवा रहा हूँ, इसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। आप हेडिंग डालना बेटा, दैट इज, अब हमें देखना है, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, या इसको आप क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई। अब हमें देखना है कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट नंबर 1 है बेटा, सेंट्रल बैंक बिहेवियर। पहला फैक्टर जो मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है वो है सेंट्रल बैंक बिहेवियर। आपको ऑलरेडी पता है मनी सप्लाई के सोर्स क्या थे, सर दो सोर्स है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो भैया मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के दो फैक्टर तो ये है, सेंट्रल बैंक चाहे तो वो अफेक्ट कर सकता है, कैसे करेगा सर, ज्यादा इशू कर लेगा या कम इशू कर लेगा। और एक कौन है, एक है कमर्शियल बैंक अपना, ठीक है। और तीसरा एक और होता है पब्लिक। तो 3 पॉइंट बताने, सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई है सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, तो इसमें लिख लेना, एज पर दिस अप्रोच, एज पर दिस अप्रोच, as per this approach, comma, money supply is determined, money supply is determined exogenously by the central bank। इस अप्रोच में क्या बोल रहा है, मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब अंडरलाइन कर लेना बेटा, इसका मतलब होता है आउटसाइड। इसमें ना सेंट्रल बैंक बाहर से
मनी सप्लाई को चेंज करता है। मतलब बाहर से, मतलब वो कुछ इंटरनल मैटर में नहीं आ रहा, वो बाहरी से मनी या तो ज्यादा इंजेक्ट कर रहा है या कम इंजेक्ट कर रहा है। अगर मनी ज्यादा छापेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, अगर मनी कम छापेगा तो मनी सप्लाई कम होगी। तो इंटरनल नहीं घुस रहा, वो बाहर से छाप के छोड़ दे रहा है, बाहर से इंजेक्ट या कम इंजेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, पहले डिटरमिनेंट। अगला जो मनी सप्लाई को डिसाइड करता है वो क्या है बेटा, वो है पब्लिक का बिहेवियर। पब्लिक बिहेवियर, सर कमर्शियल बैंक भी तो है, हाँ जी बेटा आएगा भी। पब्लिक का बिहेवियर, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एंडोजीनियसली। सर एक्सोजीनियस मतलब आउटसाइड, एंडोजीनियस मतलब इनसाइड। मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एंडोजीनियसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which affects people's desire to hold currency relative to deposits। फुल स्टॉप। अब कह रहे हैं मनी सप्लाई पब्लिक पर भी इफेक्ट करती है, पब्लिक से भी डिटरमाइन होती है, बट एंडोजीनियसली मतलब इनसाइड। अब इनसाइड कैसे होगी बेटा, एक बात बताओ, अगर पब्लिक अपने पास करेंसी ज्यादा होल्ड करके ज्यादा कंजम्पशन करेगी तो मनी सप्लाई जनरेट ज्यादा होगा, सर्कुलेट ज्यादा होगा ना। अगर आप जो है क्या करो, अगर आप करो नहीं नहीं भाई हम तो भाई पहला पूरा करेंसी होल्ड करके बैंक में डाल देंगे, तो भैया मनी सप्लाई क्या होगा उस केस में मनी सप्लाई क्रिएट, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी, रुको रुको। अगर पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा पैसा होल्ड करके बैंक में डालेगी पैसा, तो बैंक यानी कमर्शियल बैंक ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट कर पाएगा, क्रेडिट मनी वाला। अगर पब्लिक जो वो अपने पास ही होल्ड करके बैठी, घर पे रख के बैठी है, तो क्या होगा बेटा, उस केस में बैंक के पास पैसा आएगा नहीं और मनी क्रिएशन कम हो पाएगा। तो यहाँ पे मनी सप्लाई ज्यादा होगा कम, उसके तीन डिटरमिनेंट है। सबसे पहला सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, लेकिन वो एक्सोजीनियसली आउटसाइड ही करता है, ज्यादा छाप सकता है कम छाप सकता है। सेकंड है पब्लिक का बिहेवियर जो एंडोजीनियसली इनसाइड होती है। अब आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सोजीनियस डिटरमिनेंट कौन सा है मनी सप्लाई का, तो एक्सोजीनियस कौन है, सेंट्रल बैंक। एंडोजीनियस कौन है, पब्लिक बिहेवियर। और लास्ट जो आता है बेटा, जो आपको पढ़ना है, जो जो अभी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अब हमारे पूरे चैप्टर में चलेगा। इसे बोलते हैं कंबाइंड बिहेवियर, और यही सारा का सारा गेम है, कंबाइंड बिहेवियर। अब इसमें क्या है, इसमें सब है, सेंट्रल कमर्शियल पब्लिक तीनों का गेम है। तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी is determined by is determined by the the joint behavior of the central bank, comma the commercial bank। अब यही अप्रोच पढ़ेंगे हम पूरा अभी अगली क्लास में, एंड पब्लिक। और इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा क्या, मनी मल्टीप्लायर। अभी बताऊंगा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, बता देते हैं। कंबाइंड अप्रोच से निकलता है, कंबाइंड अप्रोच से, कंबाइंड बिहेवियर से। ठीक है, तो मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर, पहला सेंट्रल बैंक एक्सोजीनियसली करेगा, पब्लिक एंडोजीनियसली करेगी, और थर्ड होता है कंबाइंड बिहेवियर। मतलब मनी सप्लाई एक से अफेक्ट नहीं होता, सबसे अफेक्ट होता है। सेंट्रल बैंक के इंटेंशन कैसे, कमर्शियल बैंक के इंटेंशन कैसे, और पब्लिक के इंटेंशन कैसे, और जैसे मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यही हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा चलेगा इसमें। ठीक है, पहले बताओ यहां तक क्लियर है, आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% चैप्टर खत्म कर दिया है, बस लास्ट एक टॉपिक और बचाना है, वही कंबाइंड अप्रोच। कंबाइंड अप्रोच कराते ही बेटा आपका जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। क्या यहां तक कोई डाउट, जल्दी से बता दो। आज मैंने क्या क्या कराया, मैंने आपको मनी सप्लाई का सोर्स कराया, दो सोर्स है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है,
और ये क्रेडिट मनी यानी लोन मनी शो करता है। फिर मैंने बताया M1 M2 M3 M4 चारों के फॉर्मूले और चारों का लॉजिक बताया क्या क्या कैसे कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए हुए 5 न्यूमेरिकल, 4 या 5 बुक में इसी चैप्टर में, तो भाई प्लीज देख लेना, कर लेना, एग्जाम्पल होंगे। और लास्ट मैंने बताया मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट, तो 3 है बेटा, सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, पब्लिक का बिहेवियर और थर्ड है कंबाइंड बिहेवियर, मतलब सेंट्रल प्लस कमर्शियल प्लस पब्लिक, ये तीनों पढ़ना है। और अगली अगली क्लास में हम कंबाइंड बिहेवियर पे ही स्टडी करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मनी मल्टीप्लाई। किसी को कोई डाउट परेशानी तो बताइए। यस सर। सर जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी निकालती है मनी सप्लाई इफेक्ट करने के लिए, वो फैक्टर नहीं होगा बेटा। फिस्कल पॉलिसी जो है ना, वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए नहीं होती, पहले तो ये सुन लो आप। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हाँ, वो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को इफेक्ट कर देती है, इनडायरेक्टली। लेकिन जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करती है तो बेटा वहां पे ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये सब चीजें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना मोटिव होता है। मनी सप्लाई तो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है। तो वहां पे ना फिस्कल पॉलिसी मनी सप्लाई को डायरेक्टली इफेक्ट करने के लिए नहीं होती कि हम मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी में चेंज करेंगे ना। उसके लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी है मनी सप्लाई को चेंज करने की, जो रेपो रेट बैंक रेट आप पढ़ते हो। ठीक है, हाँ, फिस्कल पॉलिसी में चेंज करने से मनी सप्लाई इनडायरेक्टली गलती से इफेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तभी हम उन्होंने डाला नहीं है। हाँ देख, इफेक्ट तो होती है लेकिन डायरेक्टली फिस्कल पॉलिसी मनी सप्लाई का डिटरमिनेंट नहीं बन पाए। आई होप क्लियर है शुभम। यस सर। सर एक बार फिर से सेंट्रल बैंक बिहेवियर बताना बेटा। अगर सेंट्रल देख, ये कह रहा है कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर है। पहला सेंट्रल बैंक, बेटा सेंट्रल बैंक चाहे तो ज्यादा करेंसी इशू करेगा, ज्यादा करेंसी इशू करने से मनी सप्लाई ज्यादा होगी, कम करेंसी इशू करेगा तो मनी सप्लाई कम होगी। तो सेंट्रल बैंक ये अप्रोच कहता है कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, लेकिन ये याद रखियो एक्सोजीनियसली, मतलब वो इंटरनली घुस के नहीं छेड़ता मनी सप्लाई को, वो बाहर से इंजेक्ट कर देता है। बाहर से ज्यादा इंजेक्ट कम इंजेक्ट करेगा, आउटसाइड दी कोर्ट खेलेगा, इनसाइड दी कोर्ट नहीं जाएगा कभी। ठीक है, और पब्लिक जो है, पब्लिक कैसे करेगी, पब्लिक इनसाइड करेगी, कंजम्पशन बढ़ाएगी, सेविंग्स से चेंजेस करेगी, ये सब करके वो कर सकती है। ठीक है, अब बता दो बेटा किसी को मॉनेटरी पॉलिसी एंडोजेनियसली होता है। एंडोजीनियसली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा वो एंडोजीनियसली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो बस आपसे मिलते हैं बेटा अब हम अगली क्लास। कल शायद आपको टाइम दे दिया होगा, 1 बजे का टाइम है। 1 बजे कितने बजे, एक सेकंड होता है, 10 से 11:30, 1 बजे ही है ना क्लास? बोला है कि ग्रुप में कुछ आया? हाँ, एक आया। ठीक है, 10 से 11:30 हमारी फर्स्ट बैच के साथ है, 11:30 से एक और है। तो बेटा आपसे मिलते हैं कल 1 बजे। थैंक यू सो मच। 1 बजे हम इस टॉपिक को कंबाइंड बिहेवियर को आगे बढ़ाएंगे और हम कॉन्सेप्ट करेंगे मनी मल्टीप्लायर का। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बताऊंगा, फॉर्मूले के जो अंदर के कंपोनेंट है वो बताऊंगा। देन हम ये चैप्टर भी खत्म करेंगे। तो अगली क्लास हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी पे चलो। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो अच्छे से बेटा, बाय बाय।